सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी कल और परसों में जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम है राजस्थान की, उसको लेकर पेपर होंगे। अब पेपर में मैंने दो टॉपिक करवाने का आपको वादा किया था। एक टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसका एक वीडियो 45 मिनट का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। बाकी क्योंकि 45 मिनट का है तो लास्ट टाइम उसको देखोगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, और यही रीज़न है कि मैं एंड टाइम पे एकदम, जब आपकी एग्ज़ाम कल ही है तो आज मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो बिना कुछ देरी किए हम पत्र और प्रारूप लेखन को एक बार, जो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में व्याख्यायित है, उसमें लिखा हुआ है, उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसको लेके मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ वो है राघव प्रकाश सर की पुस्तक। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। लेकिन इसका रीजन क्या है कि मैं आपको इसके इंडेक्स के माध्यम से ही पढ़ाना चाह रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं चाहता हूं कि 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आप इस टॉपिक को बिल्कुल ना दो, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो या दो क्वेश्चन तो कंफर्म है वो आएंगे। लेकिन इसके लिए इतना भी नहीं पढ़ना है कि हम 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इसको लेके बैठे रहे। अब तक जिन्होंने पढ़ लिया वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। आपने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन लेके चले हो तो आपके एक दो क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जिन्होंने छोड़ दिया है कि यार इतना बड़ा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली रिटर्न एग्जाम्स में आता है, तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है और किस किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, पहले तो है पत्रों का वर्गीकरण। मैं यहीं से इंडेक्स उठाऊंगा और इसके बारे में यहीं से आपको लिखना या फिर बताना चालू कर दूंगा। तो पहले चीज है पत्रों का वर्गीकरण। तो पत्र कुछ नहीं होते भाई। देखो, पत्रों का वर्गीकरण मोस्टली दो टाइप से होता है। ब्रॉडली हम देखें तो दो टाइप से करते हैं। एक पत्र होते हैं आपके व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, एक पत्र होते हैं व्यक्तिगत पत्र, जैसे जो आप लिखते हो। ठीक है, आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, आप अपनी फैमिली को लिख रहे हो, पहले आते थे हमारे स्कूल टाइम पे, तो वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। दूसरे टाइप के पत्र होते हैं कार्यालय पत्र। ठीक है, इसको कार्यालय कार्यालय बोल सकते हैं। ठीक है, प्रशासकीय पत्र बोल सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक पत्र बोल सकते हैं। ये दूसरे टाइप के पत्र होते हैं, है ना। अब हमारे सिलेबस में जो है नॉर्मल पत्र तो है नहीं, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। हमारे सिलेबस में है कार्यालय पत्र, कि भाई कार्यालयों में, व्यवसायों में, प्रशासनिक कार्यालयों में किस टाइप के पत्र लिखे जाते हैं, है ना। वो हमारे इंपॉर्टेंट पत्र है। अब उससे पहले पत्रों में कुछ है नहीं है, हम पत्र पढ़े जैसे ये सब पत्र है। जैसे प्रारूप लेखन अलग चीज हो गई। ठीक है, जैसे अनुस्मारक एक पत्र का टाइप है, सामान्य कार्यालय पत्र एक पत्र का टाइप है ना। परिपत्र एक पत्र का टाइप है, अर्धशासकीय पत्र एक पत्र का टाइप है, कार्यालय आदेश एक पत्र का टाइप है, विज्ञप्ति एक अलग प्रारूप लेखन है। ठीक है, अधिसूचना एक अलग प्रारूप लेखन है, निविदा सूचना है, ज्ञापन है। तो ये सारे मुझे जहां तक संभावना लग रही है वो इसी टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना है, कि भाई वो स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है अनुस्मारक को सबसे ज्यादा संतुष्ट करता है, कि भाई अनुस्मारक को क्या संतुष्ट करता है। या फिर ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे कि एक प्रारूप लेखन इस प्रकार का है जिसमें जिसकी ये विशेषता है, तो बताइए ये किसकी विशेषताएं है। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे भाई अनुस्मारक की विशेषता है, क्या ये ज्ञापन है, क्या ये निविदा है, ठीक है, क्या ये परिपत्र है। ठीक है, और जहां तक मुझे लग रहा है मोस्टली दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो अनुस्मारक और एक परिपत्र। सारी ही इंपॉर्टेंट है। हम एक ब्रॉडली और बहुत बेग वे में इन चीज़ों को देखेंगे। लगभग 11 से 12 टॉपिक हम करके चलेंगे। ठीक है, तो मतलब आप ये ध्यान रख लो कि पूरे लेक्चर के दौरान हम 11 से 12 या फिर मैक्सिमम हम 15 लाइन पढ़ने वाले हैं। 15 लाइनों के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे कि भाई ये वर्ड यदि हमको दिख गया तो इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले तो हम क्या है, घटकों पे फोकस करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन घटकों से आने की भी संभावना बनती है। इन सारी चीज़ों से कम संभावना है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पूछा जाएगा, कि भाई दे दिया कि भाई ये किस प्रकार के प्रारूप लेखन की विशेषताएं है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पूछने की ज्यादा संभावना है। उसके बाद में है घटकों से लेकर। तो बिना कुछ देरी किए पहले हम जो है ना घटक जो है उनको स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से घटक होते हैं। और देखो, घटक वैसे बहुत सारे हैं। लगभग यदि आप पूरे प्रारूप लेखन की बात कर लोगे तो लगभग 11 से 12 घटक है। लेकिन हम सारे घटकों को लेकर नहीं चलेंगे, हम सिर्फ उन घटकों को लेकर चलेंगे जो एक तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात जो हमें नहीं आते। अब विषय है तो भाई विषय सब पे आता है कि विषय क्या चीज है, क्योंकि शुरू से बचपन से लिखता है, एप्लीकेशन में भी लिखते आते हैं, तो विषय सब पे आता है। पत्र का शीर्षक है, दिनांक है ना, पता है, तो ये सब पे आता है, तो ये ना तो पूछेंगे वो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो नई चीज है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए नहीं आए हैं, और जो अर्धशासकीय शासकीय कार्यालयों में ही जो चीज यूज आती है। भाई एप्लीकेशन में हम मोस्टली चीजें पढ़ते हैं। वो चीज है, पहला है संदर्भ। अब गौर करना ये बातों पे, ये आपको कल के परसों के पेपर में ये चीज दिखने वाली है। एक तो संदर्भ है कि भाई संदर्भ होता क्या है। तो संदर्भ कुछ नहीं होता। जैसे भाई आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो पत्र किसी उद्देश्य के लिए लिख रहे होंगे ना आप।
निरुद्देश्य तो कोई पत्र लिखोगे नहीं भाई। कोई कार्यालय में कोई घटना हुई या कैसे तो आपको पता चला पत्र के बारे में, या पत्र का उत्तर देना है किसी का। तो देखो, यदि आप पत्र का उत्तर देंगे तो संदर्भ क्या हो गया, जिस पत्र का आप उत्तर दे रहे हो, जिस पत्र का आप उत्तर दे रहे हो। तो मतलब जिस जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो या जिस उद्देश्य के लिए आप उत्तर दे रहे हो, पत्र लिख रहे हो, वो आपका क्या हो गया, संदर्भ। जैसे भाई उदाहरण के लिए मान लो आप जिला कलेक्टर को पत्र लिख रहे हो, ठीक है, एज ए व्यक्ति। तो कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशन खराब है, नदी मतलब नालों की सड़कों की सिचुएशन खराब है, तो आप कृपया इसमें बोले। तो यहाँ पे संदर्भ क्या हो गए, यहाँ पे संदर्भ होगा कि भाई मैंने क्या पढ़ा, एक समाचार पत्र देखा, और समाचार पत्र में मैंने हमारे एरिया की ये कंडीशन के बारे में सुना, तो उस संदर्भ में। ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपको परिपत्र लिखना है, या फिर मान लो रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर को बोलते हैं अनुस्मारक, अनुस्मारक। ठीक है, तो रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर का मतलब क्या। अब इसको देखो, जब पूरे पत्र हो जाएंगे ना, पत्रों के टाइप हो जाएंगे, तब बहुत बेहतर तरीके से समझोगे। बाकी अभी एक सटीक भाषा में आप सिर्फ ये समझ लिए कि संदर्भ का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज ऐसी जिसको लेकर आप पत्र लिख रहे हो, है ना। जैसे मैंने क्या बोला कि जिस समाचार पत्र में आपने पढ़ा कि भाई दयनीय स्थिति है सड़कों वगैरह की, तो वो संदर्भ हो गया। तो संदर्भ में आप क्या लिखोगे कि समाचार पत्र की उक्त जो खबर है उसको ध्यान में रखते हुए, इस तरह से लिखोगे। तो ये आप हो गया संदर्भ। तो मतलब किस संदर्भ में आप लिख रहे हो, विषय अलग होती है। विषय और संदर्भ में कंफ्यूज नहीं करना है, कर सकता है एग्जामिनर कंफ्यूजन। विषय चीज अलग होती है। विषय मतलब कि मैं ये जो पत्र है इसमें ये चीज लिखने वाला हूं, कंटेंट। जैसे प्रियम्बल होती है ना संविधान की, इस तरह से एक प्रियम्बल है विषय, तो कि भाई इसके रिगार्डिंग। और संदर्भ कि भाई ये चीज मैंने देखी, या फिर इस पत्र का मैं प्रत्युत्तर दे रहा हूं इसलिए। जैसे रिमाइंडर है, जैसे रिमाइंडर में क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है आप सबको पता है, रिमाइंड किसी चीज को रिमाइंड करवाना। ठीक है, अनुस्मारक, अनुस्मारक बोलते हैं, मतलब किसी चीज को स्मरण करवाना, कि भाई मैं पहले भी एक पत्र जारी कर चुका हूं, तो पर उसको आप मतलब भूल ना जाओ। क्योंकि एक साल मतलब मान लो कि 6 महीने पहले कोई कलेक्टर ने पत्र जारी किया कि भाई उक्त तारीख को ये करना है, 7 महीने बाद की तारीख दी, अब 1 महीना ही बचा हुआ है, तो उसी पत्र को कोट करते हुए, तो संदर्भ में जो है ना वो वाला पत्र आएगा, ओरिजिनल पत्र, उस पत्र को कोट करते हुए रिमाइंडर लिखा जाएगा। रिमाइंडर क्या है कि भाई संदर्भ में जो पत्र लिखा हुआ है उसके संदर्भ में, समझ रहे हो। तो संदर्भ ये चीज है। अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, लेकिन आप समझोगे, यदि वैज्ञानिक तरीके से समझोगे तो बहुत ही आसान चीज भी है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, संदर्भ। तो संदर्भ और विषय अलग होते हैं। विषय में मतलब कि उस पत्र में क्या चीज आने वाली है, और संदर्भ मतलब कि किस संदर्भ में लिखा जा रहा है, मतलब किस चीज को देखते हुए ये पत्र लिखा जा रहा है, किसका रिप्लाई देते हुए ये पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है। बाकी देखो उसका मध्य भाग होता है, अभिवादन होता है, और हस्ताक्षर होते हैं, है ना। शिष्टता सूचक शब्द होता है, जैसे भवदीय, सर्वनिवेदन, इस टाइप से चीजें होती है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रतिलिपि। अब देखो प्रतिलिपि का अर्थ एक तो हो गया संदर्भ, दूसरा क्या है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि सबको पता है कॉपी होता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, कॉपी। तो भाई प्रतिलिपि आप क्या लिखोगे, किसी भी चीज में प्रतिलिपि लिखोगे कि भाई मान लो जैसे रिमाइंडर है, रिमाइंडर ही है, तो मैंने क्या बताया रिमाइंडर में, कि रिमाइंडर क्या होता है कि एक पत्र को लेकर रिमाइंडर डाल रहे हो आप, कि भाई ये मैंने 6 महीने पहले पत्र लिखा था, तो आज मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये इन आदेशों का पालन करना है। तो प्रतिलिपि में क्या करोगे, वो जो पहले का ओरिजिनल पत्र था जिसमें आदेश लिखे हुए थे उसको लिखोगे आप, उसकी प्रतिलिपि मतलब कि कॉपी छापोगे। कभी ईमेल लिखा है आपने, तो ईमेल में भी प्लीज फाइंड अटैचमेंट ऐसे लिखते हैं, पीएफए। तो बस ये मान लो कि प्रतिलिपि जो है ना पीएफए है, कि भाई कोई भी चीज जिसके रिगार्डिंग या फिर जो सूचना हम देने वाले हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स है, मान लो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रतिलिपि में आएगा, है ना। तो एक होगी प्रतिलिपि, एक हो गया संदर्भ, दूसरा है संलग्नक। ठीक है, दूसरा क्या होता है, संलग्नक। तो संलग्नक में सॉरी ये उल्टा हो गया है, प्रतिलिपि जो है ना, प्रतिलिपि में ये चीज नहीं आती, संलग्नक में आती है ये चीज, है ना। जैसे संलग्नक मतलब कि अटैच करना। संलग्नक का ये थोड़ा उल्टा हो गया है। तो संलग्नक का होता है अटैच करना, अटैच करना, किसी चीज को अटैच करना। अब अटैच किसको करते हैं, जो प्रतिलिपि वगैरह है उसको अटैच करते हैं। और प्रतिलिपि में जो है ना लिखते हैं कि किस किस को ये भेजी गई है। जैसे मान लो आप एक कलेक्टर हो, ठीक है, और आपने अपने अधीनस्थों को आदेश जारी किए, तो अधीनस्थों को आदेश जारी किए तो और भी कलेक्टर जो है ना साथ के, तो उनको भी एक कॉपी भेजोगे आप उसको। हाँ, तो ऐसे है संलग्नक, मतलब कि जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो उससे रिलेटेड है, जो आप पत्र लिख रहे हो उससे रिलेटेड है, वो तो आप संलग्न कर दोगे। ये सारी चीजें जो है ना ये यहाँ पे है। और प्रतिलिपि मतलब कि आप उसकी कॉपी, उस जो पत्र की कॉपी है वो किस किस को भेजना चाहते हो पर्सनली। भाई एक तो हो गया सब और लोग हो गए, और एक आपका सहकर्मी जो है उसको भेजना चाहते हो, तो वो होती है आपकी प्रतिलिपि। तो ध्यान रखना संलग्नक में ये चीज आती है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, जो पत्र में जो भी वर्णन है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आती है संलग्नक में, है ना। और प्रतिलिपि में आती है कि आप उस पत्र की प्रतिलिपि, मतलब उस पत्र की एक तो ओरिजिनल पत्र है उसकी फोटोकॉपी कर करके किस किस को भेज रहे हो।
ताकि जो जो पत्र प्राप्त करे उन सबको पता रहे कि भाई इनको और पत्र प्राप्त हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है मान लो कलेक्टर लिखा तो एसडीएम लिख देंगे कि एसडीएम कोई भी गांव का नाम, खैरथल तजारा, ठीक है, एसडीएम गंगापुर सिटी, ऐसे लिख देंगे। तो और ये मूल पत्र में भी छपा रहेगा, तो पता रहेगा एसडीएम खैरथल तजारा को कि भाई ये कॉपी जो है ना एसडीएम गंगापुर सिटी को भी गई है। तो इस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये प्रतिलिपि में नाम लिखे जाते हैं कि किस किस को प्रतिलिपि भेजी गई है इसकी, प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी। तो ये पत्र की फोटोकॉपी और किस किस को भेजी गई है, और संलग्नक में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो उस पत्र से संबंधित है उसको अटैच कर दिया जाता है। ये हो गया संलग्नक। संदर्भ मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो पत्र के घटक होते हैं उनमें, ठीक है। तो ये हमने पत्र के घटक समझ लिए। तो इसी तरह से आएगा कि भाई संदर्भ क्या होता है और क्या चीज होती है। अब देखो और ज़्यादा उसमें नहीं जाना, सामान्य कार्यालय पत्र होता है तो सामान्य कार्यालय पत्र ही होता है। मुझे नहीं लगता इससे संबंधित कोई ज़्यादा डीप में कोई चीज़ पूछी जाएगी कि भाई सामान्य कार्यालय पत्र में दिनांक किधर की साइड लिखी जाती है और क्या चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जिस जो डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है वो है अनुस्मारक की, कि भाई अनुस्मारक क्या होता है। तो अनुस्मारक होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर को बोलते हैं अनुस्मारक। अब रिमाइंडर आप फोन में भी लगाते हो, तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंड कराना। अभी बताया मैंने आपको। तो रिमाइंडर एक्चुअली ये होता है कि जैसे मान लो आपने पहले भी लिख दिया कोई चीज़, किसी व्यक्ति को भेजा गया पत्र का जवाब न आने पर, या फिर मान लो ऐसे भी है कि आपने किसी को पत्र भेजा, ठीक है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई कोई कार्यालय में आपने कोई पत्र भेजा लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया, तो रिप्लाई नहीं आया तो आप एक अनुस्मारक लिखोगे कि भाई मैंने पहले पत्र भेजा था, आपका रिप्लाई नहीं आया, तो रिमाइंडर है ये कि क्या हुआ ऐसा जो रिप्लाई नहीं आया, तो मैं रिमाइंड दिला रहा हूं कि भाई मैंने पत्र भेजा था, ठीक है। ऐसे ही कोई भी आदेश को लेके, तो एक ओरिजिनल पत्र नहीं है ये कोई। ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर जो है ना ओरिजिनल पत्र नहीं है। रिमाइंडर पहले वाले पूर्व भेजे गए पत्र के रूप में, के एक रिमाइंडर के रूप में है, ठीक है, कोई ओरिजिनल पत्र नहीं है। तो इसमें संदर्भ क्या आएगा, जो पहले वाला पत्र है वो संदर्भ के रूप में आएगा कि भाई पहले जो भेजा गया विवरण था वो। फिर आता है परिपत्र। अब देखो परिपत्र भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन कर सकता है बिल्कुल परिपत्र। देखो परिपत्र क्या होता है, सर्कुलर। परिपत्र की इंग्लिश क्या होती है, सर्कुलर। देखो इंग्लिश वाले जो शब्द है ना उनसे बहुत सारे चीज़ है ना हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अनुस्मारक चलो आपने नहीं सुना होगा लेकिन रिमाइंडर आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सर्कुलर आता है, ठीक है। तो सर्कुलर होता क्या है, देखो सर्कुलर कुछ नहीं होता। मान लो कोई भी आदेश है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑफिस में भेजना है, तो सर्कुलर एक तरह से मतलब ये मान लीजिए आप नोटिस की तरह होता है ना। तो सर्कुलर में क्या होता है, एक आदेश होता है और वो चिपका दिया जाता है और वो सबके सारे लोगों के साथ पहुंचेगा, सारे विभागों में पहुंचाया जाएगा, कोई किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड। मतलब कि एक कार्यालय है और विभिन्न कार्यालयों में सर्कुलर कर दिया, मतलब बहुत सारी चीज पहुंचा दी, ठीक है। तो परिपत्र की मोस्टली विशेषता जो इसे और पत्रों से जो अलग करती है वो क्या क्या है। एक तो देखो इसमें जो जो मैं बता रहा था कि इसमें जो प्रतिलिपि जो चीज होती है, प्रतिलिपि में क्या आता है, प्रतिलिपि में क्या आता है कि भाई किन किन को आप भेज रहे हो इसकी प्रतिलिपि। तो इसमें प्रतिलिपि जो होती है ना परिपत्र में बहुत सारी होती है। मतलब एक तरह से जैसे अभी मैंने बताया था कि एसडीएम को भेज दिया, ऐसे बोल दिया, इसमें कुछ नहीं, इसमें सबको ही भेज जाती है कि भाई कार्यालय रक्षा मंत्रालय ऐसे है, रक्षा मंत्रालय लिख दिया, सारे मंत्रालय लिख दिए। तो परिपत्र में जो जो कॉपी होती है, जो प्रतिलिपि होती है, वो बहुत सारे लोगों को भेजी जाती है। तो बहुत सारे लोगों का विवरण होता है कॉपी में। और या फिर लोगों की कहूँ तो फिर कार्यालय का ही विवरण होता है कि शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, खाद्य मंत्रालय विभाग, सॉरी खाद्य मंत्रालय, इस टाइप से, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है परिपत्र में, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है परिपत्र में कि ये कुछ भी हो सकता है। लाइक परिपत्र ऐसे नहीं है सिर्फ पत्र ही होगा, भाई कोई भी ज्ञापन है, आदेश है, या कुछ भी हो सकता है, वो आपके परिपत्र में ही आएगा। तो परिपत्र कुछ नहीं है, कोई भी अलग चीज, ये सारी चीजें, आदेश, विज्ञप्ति, निविदा, ज्ञापन, ये कोई भी चीज हो सकती है परिपत्र। लेकिन बस डिफरेंस इतना सा है कि इसमें जो प्रतिलिपि होती है ना वो बहुत सारे लोगों को भेजी जा सकती है, या मैं बोलूँ कि बहुत सारे कार्यालयों को भेजी जाती है, तो वो होता है परिपत्र। फिर अर्धशासकीय पत्र है। तो देखो अर्धशासकीय पत्र में ऐसे है, एक तो शासकीय पत्र होता है। तो शासकीय पत्र में क्या है, कोई भी व्यक्तिगत चीज का उपयोग नहीं कर सकते। सामान्य कार्यालय पत्र जो होता है ना, तो इसमें कोई भी व्यक्तिगत चीज का या फिर आत्मीय स्पर्श से संबंधित कोई भी शब्द है या अनौपचारिक शब्द है, इनका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अर्धशासकीय जो पत्र है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे हम यूज कर सकते हैं अर्धशासकीय में, कि भाई अनऑफिशियल लैंग्वेज है ना उसका भी यूज कर सकते हैं, थोड़े आत्मीयता भरे शब्दों का हम यूज कर सकते हैं। जैसे भाई उदाहरण के लिए मान लो आपको किसी को भेजना है, ठीक है, कोई अधिकारी है, मान लो एसडीएम को भेजना है, एसडीएम खैरथल तजारा को भेजना है, खैरथल को भेजना है, एसडीएम खैरथल को आपको जो है अर्धशासकीय पत्र भेजना है। तो अर्धशासकीय पत्र भेजोगे तो उसमें एसडीएम खैरथल लिखोगे तो हो गया शासकीय पत्र,
या फिर मैं कहूँ कार्यालय पत्र, और यदि उसकी जगह उसका नाम लिख दिया, जैसे सत्यपाल, प्रिय सत्यपाल लिख दिया, अब समझे ना, ये शासकीय ही है। प्रिय सत्यपाल, सत्यपाल जी जो है वो एसडीएम ही है, लेकिन आप प्रिय सत्यपाल लिख रहे हो तो वो हो गया अर्धशासकीय। तो बिल्कुल ये आ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा प्रारूप लेखन है कि जिसके अंतर्गत थोड़ा आत्मीयता भरे शब्दों का उपयोग किया जाता है ना, थोड़े अनौपचारिक शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, तो वो कौन सा है, अर्धशासकीय। ठीक है। बाकी फिर आते हैं कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होते हैं भाई, कि भाई किसी भी कार्यालय को जो आदेश जारी करते हैं भाई कर्मचारियों के अनुपालन करने हेतु, कि भाई कोई भी कर्मचारी है किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों के अनुपालन करने हेतु नियुक्ति हो गई, पदोन्नति होगी, छुट्टी होगी, अन्य सुविधाओं की स्वीकृति में सक्षम व्यक्ति द्वारा भेजा जाता है ये चीज। मतलब कि ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो कार्यालय आदेश को क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑर्डर। तो ऑफिस ऑर्डर, तो देखो ऑफिस ऑर्डर में ये है कि भाई मान लो किसी कोई कार्यालय है, कोई कार्यालय में किसी व्यक्ति का स्थानांतरण हो गया, तो आप ऑर्डर जारी करोगे, ऑफिस ऑर्डर जारी करोगे, भाई फलाने व्यक्ति का यहाँ नियुक्ति हुई है, यहाँ पदोन्नति हुई है ना, और सभी कर्मचारियों से आग्रह किया जाता है कि आप इस चीज का अनुपालन करोगे, कि भाई किसी का मान लो ट्रांसफर हो गया तो अब नया अधिकारी आएगा तो आप अब उसको समर्थन करोगे, और जो पुराना अधिकारी हो गया वो चला गया, वो अब आपका जो है किसी तरह से सहकर्मी या फिर आपका सीनियर या फिर आपका जूनियर नहीं रहा है। तो ऐसे तो पालन करने का सेंस में दिया जाता है, क्योंकि आदेश है जैसा लिख रहा है आदेश, तो आदेश क्या है, पालन ही करना है। तो एक कार्यालय में है पालन करवाने के लिए ये चीज लिखी जाती है कि भाई आप आई होप कि आप इसका पालन करोगे, ऐसे। ठीक है। फिर होती है विज्ञप्ति। तो भाई विज्ञप्ति क्या होती है, तो देखो कोई भी सरकारी हो या फिर गैर सरकारी प्रतिष्ठान हो, ठीक है, उसका कोई भी निर्णय है, निर्देश है, योजना है, ठीक है, उससे संबंधित कोई भी सूचना है, तो आम जनता तक पहुंचानी है या फिर कोई हितधारक है जो स्टेक होल्डर है वहां तक पहुंचानी है, तो उसके लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है। समझ रहे हो आप इस चीज को, कि कोई भी सरकारी हो या फिर गैर सरकारी प्रतिष्ठान हो, मतलब कोई भी संस्था हो, उसका कोई निर्णय है, घोषणा है, कुछ भी चीज है, वो या तो स्टेक होल्डर है, मतलब कि जो हितधारक है, उस सूचना से संबंधित जो हितधारक है उस तक, या फिर आम जनता तक पहुंचानी, तो वो विज्ञप्ति होगी। कम्युनिक इसको बोलते हैं, विज्ञप्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिक। ठीक है। तो विज्ञप्ति में कुछ भी चीज आ सकती है कि भाई जैसे मान लो कि पुस्तक विक्रेताओं का पंजीकरण है, जैसे मान लो रेडी वालों का पंजीकरण है, आप ये देख लीजिए कि नगर पालिका के द्वारा ये चीज जारी की गई कि भाई जो जो रेडी वाले हैं वो आके अपना जो है लाइसेंस या फिर जो भी फॉर्मेलिटी है वो करवा सकते हैं, तो उसको लेके विज्ञप्ति जारी करनी है, तो एसडीएम ऑफिस जारी कर देगा एक विज्ञप्ति। ठीक है। कोई भी समाचार पत्र में दे देगा, किसी भी चीज में दे देगा, या फिर ऑफिशियल कैसे भी निकाल सकता है विज्ञप्ति को। जरूरी नहीं है कि ऐसे क्योंकि विज्ञप्ति है सब तक पहुंचानी है, जैसे विज्ञापन होता है ना, तो अखबारों में दे सकते हैं, या फिर नोटिस बोर्ड जो ऑफिशियल जो सरकारी नोटिस बोर्ड होता है वहां भी चिपका सकते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है कि कोई सूचना प्रदान की जाती है आम जनता को या फिर हितधारक हो, जैसे मैंने क्या बताया कि मान लो रेडी वालों को लाइसेंस के लिए आवेदन करवाने के लिए कहना है, तो उससे कहते हैं कि जितने भी रेडी वाले हैं वो आके इतने समय पे अपने जो है आवेदन कर सकते हैं, तो ये होगी विज्ञप्ति। विज्ञप्ति मतलब विज्ञापन, लेकिन किसी योजना से संबंधित, किसी सूचना से संबंधित विज्ञापन। ठीक है। तो वो ये होता है। फिर आता है भैया आपका नोटिस, अधिसूचना। अधिसूचना क्या होता है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह से बताने की जरूरत होगी, आप सब जानते हैं नोटिफिकेशन क्या होता है। आरपीएससी कोई भी नोटिफिकेशन डालती है आप सबसे पहले उसको देखते हो, आरएसएस भी कोई नोटिफिकेशन डालती है तो सबसे पहले आप देखते हो, तो बस वही चीज है, विज्ञप्ति से संबंधित ही चीज नोटिफिकेशन है ना। ऐसा कोई अंतर नहीं है इसमें, कोई बहुत बहुत खास अंतर हो। बस इसमें अंतर ये है कि जैसे विज्ञप्ति होती है ना, तो विज्ञप्ति में जो है बहुत अनऑफिशियल सी चीज ली जाती है, पर आम जनता से जुड़ी हुई चीज ली जाती है, और जो नोटिफिकेशन होता है ना वो थोड़ी शासकीय चीज ली जाती है, जैसे नौकरी से संबंधित कोई चीज हो गई, है ना, किसी अधिकारी से संबंधित कोई चीज होगी, ऐसी चीजें ली जाती है, तो उसको बोलते हैं अधिसूचना। और विज्ञप्ति थोड़ा अलग है। नोटिफिकेशन आप यदि आएगा स्टेटमेंट तो मुझे लगता है कि आप इसको पहचान लोगे। ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विज्ञापन सबको पता है विज्ञापन क्या होता है, क्योंकि विज्ञापन जैसा अखबारों में एडवर्टाइजमेंट होता है ना, तो वही विज्ञापन होता है ना। निविदा थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, निविदा सूचना, कि निविदा सूचना क्या होती है, टेंडर नोटिस जिसको बोलते हैं। ठीक है। निविदा सूचना का इंग्लिश अनुवाद क्या है, टेंडर नोटिस। अब टेंडर से आपको सब समझ में जाएगा कि टेंडर क्या होता है। भाई टेंडर निकालते हैं, तो देखो जैसे मान लो कोई सरकारी काम है, तो कोई भी सरकारी काम है, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या कोई स्टेशनरी का काम हो गया, या फिर फर्नीचर्स वगैरह का काम हो गया, तो किसी भी काम के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता है तो उसके लिए सरकार क्या है, टेंडर निकालती है। और टेंडर क्या है, समाचार पत्रों में दिया जाता है, समाचार पत्रों में दे दिया, या फिर वही सरकारी जो ऑफिशियल नोटिफिक वो बोर्ड होता है वहां पे चिपका दिया।
और उसमें क्या लिखा जाता है कि भाई हमें इतने सामान की ज़रूरत है, इतने 500 कुर्सियों की ज़रूरत है, इतने कुर्सियों की ज़रूरत है, और जो है इनकी नियत जो प्राइस है, एक की इतनी होनी चाहिए, इनकी इतनी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है जो इच्छुक है, जो ठेकेदार इच्छुक है, वो आ सकते हैं और अपनी बिडिंग कर सकते हैं, और बिडिंग के आधार पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसको ये टेंडर देना है। तो बस इतनी सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रेस विज्ञप्ति है, वही सेम विज्ञप्ति जैसे ये कार्यालय टिप्पणी है, विज्ञापन है, ये इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगता है कि जो है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है। बाकी आप यदि राघव प्रकाश पुस्तक है आपके पास, तो आप उससे जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले राजस्थान के एग्जामों में और विभिन्न और भी एग्जामों में, जैसे सीईटी वगैरह के एग्जामों में जो है क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे। तो आप वहाँ से इनको जो है रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैं भी रिवाइज एक आध क्वेश्चन मैं आपको जो है प्रैक्टिस करवा ही देता हूँ, ताकि ये रिवाइज हो जाए आपका, या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए आपको कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अब यही मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे आपको थोड़ा अंदाज लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे जो है चीज़ों को लिखा जाता है, जो सीईटी एग्जाम में आया हुआ है 2023 में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि भाई अनुस्मारक, अब मैंने बताया ना आपको अनुस्मारक क्या है, परिपत्र क्या है, और यही दो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अधिसूचना और ज्ञापन। ठीक है। फिर उसके आगे जो है लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन से सही है या कौन कौन से गलत है। ठीक है। तो गलत पूछा हुआ है, तो अनुस्मारक के आगे देखोगे तो अनुस्मारक के लिखा लिखा है स्मरण पत्र। तो बिल्कुल ये तो सही है। अनुस्मारक मैंने बताया कि क्या होता है, स्मरण पत्र ही होता है एक तरह से, भाई रिमाइंड करवाने की चीज होती है, स्मरण करवाने की चीज होती है। फिर आता है परिपत्र। तो परिपत्र मैंने क्या अंतर बताया कि भाई ये अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है। भाई नॉर्मली और भी भेजे जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा लोगों को भेजा जाता है, इसका नाम ही परिपत्र है, परि मतलब कि चारों ओर। तो चारों ओर से जितने भी लोग हैं सबको भेज दिया, है ना। तो बहुत सारे प्रेषितों को भेजा जाता है, एक एक चीज ये हो गई। फिर तीसरे में इसने क्या है, ये दोनों गलत कर दिए, ये दोनों स्टेटमेंट। कैसे गलत कर दिए कि भाई अधिसूचना का इसने कुछ और लिख दिया, अधिसूचना लिख दिया कि भाई राजकीय पत्राचार के समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों के सामान्य संदेश देने के लिए लिखा जाता है। तो भाई वो तो ज्ञापन लिखा जाता है ना, संदेश देने के लिए। तो और अधिसूचना क्या होती है, अधिसूचना होती है राजपत्र में प्रकाशित सूचना। ठीक है। क्या है, राजपत्र में प्रकाशित सूचना। अब बिल्कुल आपसे यही पूछ लेंगे कि भाई चलो बताओ कि राजपत्र में कौन सी सूचना प्रकाशित होती है, तो ये ऐसे है। ठीक है। अब ये सबको पता है कि राजपत्र में सिर्फ अधिसूचना ही प्रकाशित होती है। तो वहां से आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई राजपत्र में कौन सी सूचना प्रकाशित होती है, अनुस्मारक का मतलब क्या होता है, परिपत्र ज्यादा लोगों को भेजा जाता है तो वही वो परिपत्र हो गया, है ना। अर्धशासकीय कोई पत्र है तो उसमें जो है आत्मीयता भरे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। संदर्भ क्या चीज है, संलग्न क्या है, प्रतिलिपि क्या है। संलग्न क्या है, संलग्न क्या है कि भाई कोई भी चीज जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें टेप दिए। प्रतिलिपि क्या है कि किन किन लोगों को ये प्रतिलिपि भेजी गई है, तो उसमें प्रतिलिपि लिखेंगे और वहां लोगों का नाम लिखेंगे, तो यहाँ लोगों का नाम प्रतिलिपि में। और संलग्नक में वो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है इस पत्र से संबंधित। और संदर्भ में मैंने बता ही दिया कि भाई किस संदर्भ में लिख रहे हो आप, विषय अलग चीज है, विषय एक अलग चीज है और संदर्भ अलग चीज है, ये मैं बता चुका हूँ। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिल्कुल आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप बस इतनी सी चीज़ें याद कर लोगे तो शायद एक क्वेश्चन आप पे बन जाए। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है ये, 22-23 मिनट की वीडियो है, और आराम से इसको आप देखिए। और आई होप कि एक क्वेश्चन इसमें से फंसेगा और बहुत अच्छे से आप उस क्वेश्चन को करते आओगे। मैं ज़्यादा लेंथी बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं कोई अपने आगे आने वाली एग्जाम से रिलेटेड कोई योजना अभी नहीं बताने वाला, इस वीडियो में यही खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए इसको, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।